हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार दीप। एक बार पुनः आप सबों का दीपी पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी सब कुशल अपने घर पर होंगे। आज जो टॉपिक है वो स्टूडेंट के डिमांड पर आया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर एक बार शिक्षा मनोविज्ञान को, एजुकेशन साइकोलॉजी को डिस्कस कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको डिस्कस करने से ज्यादा जरूरी है कि पहले साइकोलॉजी को समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। जब तक हम साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने में कहीं ना कहीं परेशानी आती रहेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी को, जी हाँ, मनोविज्ञान को आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी को, शिक्षा मनोविज्ञान को आगे हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। तो चलिए आज का हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि इसके इतिहास क्या रहा है। आखिर कोई भी वर्ड जो आता है, कोई व्यक्ति होता है, तो कुछ ना कुछ उसका इतिहास होता है। जैसे आप ही हैं, आपसे पूछा जाता है, जब भी कोई मिलता है तो पूछता है ना कि भाई आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहने वाले हो, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका भी कुछ परिचय हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो परिचय में कहना चाहूंगा इसको, इसके इतिहास की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इतिहास की बात करें, ये भी देखिए हर एक विषय का, हर एक चीज का कुछ ना कुछ इतिहास रहता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई रास्ते से गुजर रहा होगा और मिल गया होगा, अरे साइकोलॉजी में आया, किधर पड़े हो, उठा लिया उसको, ऐसा थोड़ी होगा। कुछ इतिहास रहा था। चलिए इसके इतिहास हम सबसे पहले जानते हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें, हम लोग, तो इसका जो इतिहास रहा है वह दर्शन शास्त्र से रहा है। किससे रहा है? दर्शन शास्त्र से रहा है। दर्शन शास्त्र से इसका इतिहास रहा है। मतलब कि ये जो विषय है जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, वह क्या रहा है? पहले दर्शन शास्त्र का एक शाखा के रूप में जाना जाता था और आज ये एक विषय के रूप में जाना जाता है। तो जो दर्शन शास्त्र का जो इतिहास रहा है वो किससे रहा है? जो मनोविज्ञान का जो दर्शन शास्त्र का एक शाखा के रूप में था साइकोलॉजी। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है वह, इस शब्द का किसी न किसी ने तो प्रयोग किया होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे यहाँ आगे होगा, कोई ना कोई सर्वप्रथम कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया होगा। तो इसके प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है साइकोलॉजी का, वो जाता है रुडोल्फ गोल्की महोदय को। रुडोल्फ गोल्की महोदय थे जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। कब किया था? 1590 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और किसने किया था? साइकोलॉजिया नामक इन्होंने पुस्तक लिखा था और उसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। समझ पा रहे हैं इसको? अब प्रश्न ये उठता है कि किसी ने इसका अर्थ तो बताया होगा ना। ऐसा थोड़ी कि ऐसी रह गया इसका अर्थ को हम लोग जानते हैं। तो इनके अर्थ को बताया था सबसे पहले गैरिट महोदय ने। गैरिट महोदय ने सबसे पहले इसके अर्थ को बताया और इन्होंने अर्थ बताने के क्रम में इन्होंने क्या किया कि साइकोलॉजी को दो भागों में, दो शब्दों में इन्होंने बांट दिया। और जिसमें था, पहला शब्द था साइकी और जो दूसरा शब्द था वह था लॉगस, जिसमें से साइकी का अर्थ इन्होंने बताया आत्मा और लोगस का अर्थ इन्होंने बताया अध्ययन। यह जो साइकी और लॉगस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, किसने? गैरिट महोदय ने। और गैरिट महोदय ने इन्होंने ग्रीक भाषा में ग्रीक शब्द का प्रयोग करते हुए क्या था, जो कि एक यूनानी भाषा है। कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा है। अब हम लोग देख चुके हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ गैरिट महोदय बता चुके हैं, जिन्होंने आत्मा और अध्ययन बताया साइकी का अर्थ को। और इसी को विशेष रूप से प्रस्तुत करते हुए श्रेय जाता है अरस्तु महोदय को। किसे?
अरस्तु को, जिसे हम लोग अरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं, अरस्तु महोदय को जाता है, जिन्होंने बताया, इसके विकास किया इस शब्द का, और उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। तो इसका विकास करने का श्रेय जाता है अरस्तु महोदय, जिन्होंने बताया कि साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है। क्या है? आत्मा का विज्ञान है। ये किसने बताया? अरस्तु महोदय ने बताया कि ये है क्या, आत्मा का विज्ञान है। और इसी रूप में इसका विकास हुआ और काफी लंबा विकास चला था इसका। नोट में लिख लीजिएगा, कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये जो प्रश्न मैंने बताया इसको याद रखिएगा, और एक ग्राफ के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझने में सुविधा हो जाएगी। देखिए नोट में से इसको नोट में लिख लीजिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कभी बाय द वे कि जननी कौन है, जननी कौन है, किसका? साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी की जननी कौन है? तो जननी में आपका आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। क्या हो जाएगा आंसर? दर्शन शास्त्र। लेकिन पूछा जाए आपसे कि जनक कौन है भाई, तो जनक में हो जाएंगे अरस्तु, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग रूडोल्फ बोल के नहीं किया था, इसके अर्थ को बताया गैलिली महोदय, लेकिन इसका विकास करने का श्रेय किससे आता है? अरस्तु महोदय, जिसको हम लोग अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। तो इसके जनक हो जाएंगे अरस्तु। लेकिन आपसे अगर पूछ देता है बाय द वे कि आधुनिक जनक कौन है, आधुनिक जनक कौन है, तो आधुनिक जनक हो जाएंगे विलियम उल्ट महोदय। कौन हो जाएंगे? विलियम उल्ट महोदय हो जाएंगे। आधुनिक अगर जनक की बात करें तो विलियम उल्ट महोदय हो जाएंगे। तो जो आत्मा का विज्ञान था, आत्मा का विज्ञान है, उसको विकास का श्रेय जाता है अरस्तु महोदय को। और काफी इस पर काफी लंबे समय तक ये विचारधारा बनी रही, लोग इस पर अध्ययन करते रहे कि अरस्तु महोदय ने जो विचार प्रस्तुत किया था कि साइकोलॉजी क्या है, तो आत्मा का विज्ञान है। ये उस समय के लिए परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठ रही थी। लोग इस पर काफी अध्ययन किए, और जब डेप्थ स्टडी किया गया, बहुत गहन अध्ययन किया गया, तो लोगों ने इस पर आलोचनाएं करना प्रारंभ कर दिया। क्या क्या? आलोचना कर दिया, आलोचना कर दिया। और आलोचना करने का कारण ये था कि जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ आत्मा का विज्ञान की, और विज्ञान क्या करता है, विज्ञान एक ऐसा विषय है कि वो मूर्त अवस्था पर बात करता है, अमूर्त पर बिल्कुल नहीं बात करता है। जबकि हम आत्मा की अगर बात करें तो आत्मा को क्या हम लोग देख सकते हैं? देख सकते हैं? जी नहीं। सुन सकते हैं? जी नहीं। महसूस कर सकते हैं? जी नहीं। तो ना हम उसको देख सक रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना महसूस कर पा रहे हैं, तो क्या वो विज्ञान है? नहीं। क्योंकि जब इसको देखा सुना नहीं जा सकता है, अर्थात ये किस अवस्था में है? अमूर्त अवस्था में है। जबकि विज्ञान की हम लोग बात करें तो वह मूर्त अवस्था की बात करता है, जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट होता है, जो भी वस्तु वास्तविक में होती है उसी को मानता है। जबकि आत्मा को हम लोग स्पष्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी ऐसा हमारे पास साधन नहीं था। अर्थात जो मनोविज्ञान था, साइकोलॉजी जो है, वह आत्मा का विज्ञान जो कहा जा रहा था, उसकी आलोचना हो जाती है, और इस विचारधारा को लोग मानने से इनकार कर जाते हैं। और जब इसको नहीं मानते तो एक नई विचारधारा निकल करके आती है, और वह विचारधारा कौन सी होती है? दूसरी जो विचारधारा है वह है दूसरी विचारधारा जो है वह है मन का विज्ञान। क्या है? मन का विज्ञान। और इसको लेकर के आते हैं पोम्पोलोजी। पोम्पोलोजी महोदय कौन लेकर के आते हैं इसको? पोम्पोलोजी महोदय थे, उन्होंने इस विचारधारा को लेकर के आया था। और कब लेकर के आया? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में इस विचारधारा को लेकर के आते हैं पोम्पोलोजी महोदय। और यह रहने वाले थे इटली के। कहां के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे। लेकिन ये जो साइकोलॉजी शब्द था ना, साइकोलॉजी शब्द, इसका एक नया परिभाषा यहाँ पे दिया जाता है। साइकोलॉजी शब्द की नई परिभाषा दी जाती है, और इस शब्द को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक तरफ साइकी
और दूसरी तरफ लॉगस। और इस साइकी शब्द का एक नया अर्थ दिया जाता है, वह है मन। पहले आत्मा दिया जा रहा था, याद रखिए इस चीज को, पहले आत्मा था, अब इसको मन बोला जा रहा है। और दूसरी तरफ इसको जो अध्ययन बोला जा रहा था वह अध्ययन था। तो अब क्या हो गया, दूसरा वाला में, दूसरा जब इसका विकास का दूसरा स्टेज में आते हैं तो इसको बोला जाता है साइकोलॉजी को, कि यह क्या है, मन का अध्ययन है। क्या कहा है, ये मन का अध्ययन है। लेकिन कुछ समय उपरांत इसकी भी आलोचना कर दी जाती है। क्या होती है, इसकी भी आलोचना की जाती है 1870 में। कब होती है, 1870 ईस्वी में इसकी पुनः आलोचना हो जाती है। आलोचना, भाई अगर आलोचना किया जा रहा है इसका फिर से, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, कि आखिर ऐसे कैसे आलोचना हो जाती है। तो इसकी आलोचना का भी रीजन था, और रीजन सबसे बड़ा इसका ये बना कि हम लोग जो मन का अध्ययन कर रहे थे, मन का अध्ययन किया जा रहा था, तो इसमें देखिए कि आगे ऐड क्या हुआ है, विज्ञान ऐड क्या हुआ है ना। विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, तो जब विज्ञान की परिभाषा हम लोग देते हैं तो कहते हैं कि विज्ञान क्रमिक अध्ययन है। जबकि क्या हम लोग मन का क्रमिक अध्ययन कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। दूसरी बात है कि विज्ञान क्या करता है, प्रयोग पर विश्वास करता है। किसी भी चीज जो ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है उस पर वो क्या करता है, प्रयोग करता है। लेकिन क्या हम लोग मन पर, मन जो था साइकोलॉजी का जो मन बताया गया था, क्या मन पर हम लोग प्रयोग कर सकते थे? जी नहीं, ना ही प्रयोग किया जा सकता था, और ना ही इसको क्रमिक रूप से अध्ययन किया जा रहा था। और जिसके कारण से ही यह जो मन का विज्ञान था, लोग इसको भी नहीं माने और इसकी आलोचना हो जाती है। और एक नए विज्ञान की नई परिभाषा दी जाती है साइकोलॉजी की। और जो तीसरी विचारधारा निकल के अपने सामने आई वो था चेतना का विज्ञान। और जिसको लेकर के आए थे, जो चेतना का विज्ञान था, उसको लेकर के आए थे विल्हेम वुंट महोदय ने। कौन लेकर के आए थे? विल्हेम वुंट महोदय लेकर के आते हैं। और इसमें इस शब्द का अर्थ बताया गया, चेतना का, जो चेतना का अर्थ बताया गया वह था चेतना अनुभूति का विज्ञान है। चेतना अनुभूति का विज्ञान। चेतना का अर्थ बताया गया कि चेतना क्या है, कि अनुभूति का विज्ञान है। अब चेतना अनुभूति है क्या? आखिर अनुभूति हम लोग सोचते ये क्या है? ये क्या है? मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक क्रियाएं। क्या बतलाएगा कि चेतना का अर्थ बताएगा कि ये चेतना क्या है, तो अनुभूति का विज्ञान है। लेकिन अनुभूति की हम लोग बात करते हैं, अनुभूति क्या है, तो ये मन की मानसिक क्रियाएं हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये क्या है, मानसिक स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति। कौन सी हमारी मानसिक स्थिति होती है? मानसिक स्थिति की बात कर रहा है। मानसिक क्रियाएं, उसी की जिस तरह हमारा मानसिक स्थिति होगा उसी के अनुसार हम मानसिक क्रियाएं करेंगे, और मानसिक क्रियाएं जैसी होगी वैसे हमारी चेतना अनुभूति होगी, और वही अनुभूति जाकर के हमारा कहलाएगा ये चेतना। समझ पा रहे हैं इसको? ये थी चेतना का विज्ञान। कुछ हम लोग विलियम वुंट महोदय के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इन्होंने क्या योगदान दिया। इनका योगदान साइकोलॉजी को एक नई विषय के रूप में विकास करने में बड़ा योगदान रहा है इनका। विलियम वुंट महोदय को हम लोग इसके कुछ कार्यों को हम लोग जान लेते हैं, पूछा भी जाता है एग्जाम में इसके कार्यों को। तो विलियम वुंट महोदय के हम कार्यों की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले एक प्रयोगशाला स्थापित किया। क्या क्या था इन्होंने, कि विलियम वुंट महोदय ने क्या किया कि एक प्रयोगशाला, सर्वप्रथम साइकोलॉजी के लिए प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित किया जो कि 1879 में, कब इन्होंने किया था? 1879 में प्रयोगशाला स्थापित किया। और यह प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी? यह प्रयोगशाला स्थापित की थी लिप्जिंग में। लिप्जिंग में स्थापित की गई थी, और वहीं पर थी लिप्जिंग विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय में
एक प्रयोगशाला स्थापित किया गया था और यह विश्वविद्यालय वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में अभी यह जाना जाता है। इन्होंने एक प्रयोगशाला में एक विधि का प्रयोग किया था और उस विधि का नाम था अंतर्दर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस विधि को याद रखिएगा कि इन्होंने इस जब प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित किया था तो एक प्रयोगशाला जब इन्होंने स्थापित किया तो उसमें जो विधि का प्रयोग किया गया था कौन सा विधि था वो अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि का इन्होंने प्रयोग किया था और उनके इस विधि का अंतर्दर्शन जो विधि था उस विधि के प्रयोग के कारण से जो मन था, पहले जिसको मन माना जा रहा था, साइकोलॉजी को मन का विज्ञान जो हो रहा था, ये खत्म होता चला गया और उसकी जगह पर आ गया मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं, मेंटल एक्टिविटीज पर वो बेस्ट हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये तो समझ में आ गया आप लोग कि और यही कारण था, ये जो प्रयोगशाला स्थापित कर दी और इसके जो विकास का कार्य किया गया जिसके कारण से इसको एक नया विषय का दर्जा मिला। कब मिला? 1880 में। 1979 में प्रयोगशाला की उन्होंने स्थापना की, ये चीज याद रखिएगा। और 1879 में उन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की और 1880 में जस्ट एक साल बाद इसे एक विषय का दर्जा दिया गया। किसे? साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को एक विषय का दर्जा दिया गया, एक विषय का दर्जा दिया गया। और यही कारण है कि आज हम लोग विलियम वुंट को आधुनिक जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित करके इसके जो विषय था, जो साइकोलॉजी था, उसके विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान आता है। यहाँ पे एक विषय के रूप में इसको एक दर्जा प्राप्त होती है। लेकिन इसके उपरांत भी इस विषय को जब साइकोलॉजी को एक विषय के रूप में जानने लगे लोग, फिर भी ये जो विचार प्रस्तुत किया गया था कि चेतना का विज्ञान है, इसका आलोचना हो जाता है, इसका पुनः आलोचना हो जाता है। जैसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि मन का आलोचना हो जाता है, आत्मा का आलोचना हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से इसका भी आलोचना कर दिया जाता है। क्या होता है? इसका भी आलोचना हो जाता है। भाई कुछ तो रीजन होगा ना कि आलोचना करने का, क्यों, किस बेस पर हमने इसका आलोचना किया। तो इसका आलोचना करने का रीजन ये था, बोला जाता था कि सभी अनुभव जो होते हैं वह चेतन नहीं होते हैं। अधिकांश अनुभव क्या होते हैं? अचेतन होते हैं। देखिए, जो अधिकांश अनुभव जो होते हैं, अनुभव वह चेतन नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बताया, इसको पढ़ने की तरह मैंने बताया था कि चेतन क्या है? ये अनुभव है, मानसिक अनुभव की बात कर रहा है, जबकि अनुभव नहीं हो सकते हैं। ये बाद में इसके आलोचना में समझाया। और अधिकांश अनुभव जो होते हैं, वह अचेतन होते हैं। यही कारण था कि इसकी आलोचना किया गया। समझते क्या कि ये चेतन अचेतन अनुभव क्या है? देखिए, जो भी हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, हमारे मस्तिष्क के साथ जो घटनाएं घटती हैं, वह मानसिक क्रियाएं के रूप में जाना जाएगा, वह चेतन में आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो एग्जाम्पल समझते हैं कि रात को आप सोते समय आपने सपना देखा कि मैं तो राजा बन गया हूँ, मैं तो वो जो मेरे सपनों की राजकुमारी थी वो मेरे सपनों से आ गई है, मेरे जिंदगी में आ गई। बहुत सारे आपने सपना देखा, ख्याली तलाव बना लिया आपने। वास्तविक जीवन से उसका क्या कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं।
ना ही उस पर कोई प्रयोग किया जा सकता था, जिसके कारण से ही यह जो विचारधारा थी चेतना का विज्ञान, यह भी फ्लॉप कर गया और इसकी भी आलोचना हो जाती है। तो एक नई विचारधारा निकल करके सामने आती है, व्यवहार का विज्ञान। जी हाँ, क्या था? व्यवहार का विज्ञान, और जिसे लेकर के आए थे जेपी वाटसन महोदय। जी हाँ, जेपी वाटसन महोदय जिसको लेकर के आए थे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो व्यवहार शब्द था, यह जो व्यवहार शब्द है, आखिर इसका प्रयोग किसने किया? इसमें तो इसका प्रयोग किया था ना, तो इसका प्रयोग सबसे पहले हमने किया है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल महोदय ने सबसे पहले इस व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, जिन्होंने 1908 में, कब किया है इन्होंने प्रयोग? 1908 में किया है। किसने किया था इन्होंने प्रयोग? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा एक पुस्तक थी जो उन्होंने 1908 में लिखा था, और उसी में इन्होंने व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब जेपी वाटसन को हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या योगदान दिया। तो जेपी वाटसन 1912 से 13 के बीच में इस विचारधारा को लेकर के आते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो विचारधारा प्रस्तुत किया था वह व्यवहारवाद। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, कब लिखा था? 1924 में। 1924 में एक पुस्तक लिखा था इन्होंने, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, और इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि साइकोलॉजी का जो अर्थ था, उन्होंने साइकोलॉजी का अर्थ को बताते हुए कहा कि मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है। क्या है साइकोलॉजी? मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है। क्या है साइकोलॉजी? व्यवहार को उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि व्यवहार क्या है? मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है, और वही साइकोलॉजी है। अर्थात यह अभी भी मान्य है और अभी भी ये चल रहा है। जितने भी जीव हैं जीवित अवस्था में हैं, उन सभी के जीवों का जो व्यवहार है, जो वो व्यवहार करते हैं, वही साइकोलॉजी कहला रहा है। समझ पा रहे हैं इसको? चलिए कुछ परिभाषाएं इसके देखते हैं हम लोग, और जिससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि साइकोलॉजी आखिर है क्या। चलिए परिभाषाओं को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार हम लोग देखते हैं, स्किनर ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इंग्लिश से बात करें तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। अर्थात इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं तो मनोविज्ञान के बारे में क्या कह रहा है कि व्यवहार और अनुभव। व्यवहार जो उसका व्यवहार कर, जो भी जीव होते हैं, मनुष्य हो या कोई प्राणी हो, उसका जो व्यवहार होता है, व्यवहार और उसका जो अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस गेन करता है, वह एक्सपीरियंस ही क्या है? साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। दूसरी परिभाषा हम लोग देखते हैं वो है क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने परिभाषित करते हुए क्या कहा कि साइकोलॉजी मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी क्या करता है? मनोविज्ञान क्या करता है कि मानव का व्यवहार जो है और मानव का जो संबंध है उसका अध्ययन करता है। इंग्लिश में बात करें हम लोग तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जी हाँ, बिहेवियर और रिलेशनशिप ही मानव का जो बिहेवियर होता है और जो रिलेशनशिप होता है वही कहलाता है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी कहलाता है किसके अकॉर्डिंग? क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। आगे हम लोग देखते हैं वुडवर्थ महोदय के अनुसार। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है परिभाषित करते हुए? इस चीज को देखिए, जो भी परिभाषा हम बता रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ, निसंदेह आप उसको एग्जाम में लिखिएगा और इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखिएगा। देखिए सबसे पहले हिंदी देखते हैं वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंधों में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने बताया तो वही चीज बताया, बस बात को थोड़ा सा घुमा रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए इन्होंने क्या कहा कि वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की जो क्रियाएं होती है और
उसका वैज्ञानिक अध्ययन अगर उसको वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है मनोविज्ञान, वह कहलाता है साइकोलॉजी। इंग्लिश में बात करें तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशनशिप टू दिस इन्वायरमेंट। जी हाँ, मतलब कि वह इंडिविजुअल जो उसका रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ, वही साइंटिफिक अगर उसको स्टडी किया जाता है तो वह कहलाएगा साइकोलॉजी। जी हाँ, साइकोलॉजी वह कहलाएगा। उम्मीद है कि आप सबको यह परिभाषा समझ में आ गया होगा और इस परिभाषा से समझ पा रहे होंगे आप। अगर पूरे का निचोड़ हम लोग देखें कि साइकोलॉजी है क्या, तो साइकोलॉजी क्या है? किसी भी जीव का, जो जीव है उसका जो बिहेवियर होता है, वही बिहेवियर, व्यवहार जो होता है वह साइकोलॉजी कहलाता है। मतलब साइकोलॉजी किसी भी जीव जंतु के व्यवहार का अध्ययन करता है। चैप्टर समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हमारे चैनल के साथ बने रहे। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो की जरूरत है तो आप चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हर संभव इस चैनल के माध्यम से आप तक मदद पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।